नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और ये आपका सीजीएल मेंस 2024 के लिए 5 दिन 5 सेट की क्लास में ये पीवाईक्यू सेट नंबर 5 आपका रहने वाला है। और इसको मैं आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, यानी आज की क्लास में मैं आपको 2 सेट एक साथ इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप इनको 19 जो आपका 20 तारीख को मेंस का पेपर है उससे पहले आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? फिलहाल मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए हैं। सीजीएल मेंस 2022, ठीक है। सीजीएल मेंस 2022 का पेपर हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो लगभग 45 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ज़बरदस्त तरीके से हम उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराजम्बल का क्वेश्चन है और एक बड़ा क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए कि इसको करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए, बट लेकिन आसानी से इसको कर सकते। बस थोड़ी सी आपको स्मार्ट अप्रोचेस लगानी होंगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है ऑन आफ्टरनून। अगर मैं देखो सबसे पहले देखो मैं वही गलती कर गया। मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कहा था कभी भी पैराजम्बल का क्वेश्चन आए तो मेरे भाई डायरेक्ट सीधा सीधा डायरेक्ट इनको पढ़ने मत जाना। पहले आप ये देखना कि आपके ऑप्शन किस चीज़ से शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि आपका आंसर जो है वो सी से ही शुरू होने के चांसेस हैं। समझ पा रहे हो मेरे भाई? यानी जो चलिए देखिए, तो यहाँ से हमें सीधे सीधे आप एक बात बताओ। एक ऑप्शन कह रहा है कि डी से शुरू हो सकता है आंसर, यानी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, और एक बाकी 3 ऑप्शन ये कह रहे हैं कि सी से शुरू हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या चीज़ है कि आंसर सी से शुरू होगा। तो हम सी वाले स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं, क्या ये ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकती है या नहीं। तो कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज द वन ऑन विच माई टीचर Annie Mansfield Sullivan came to me, and I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. And it was the 3rd March 1887, 3 months before I was 7 year old। तो यार बिल्कुल ठीक बात है। जो आपकी ये सी वाली स्टेटमेंट है ये अपने आप में ओपनिंग वाली स्टेटमेंट बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ना एक महत्वपूर्ण दिन को रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है राइटर के द्वारा, यानी जिसके बारे में ये बात है कि उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे आश्चर्य हुआ, क्या सारी चीजें थी। तो यहाँ पे ना इस इम्पॉर्टेंट दिन के बारे में बात की गई है, यानी यहीं से हमें हिंट मिल गया कि आंसर तो सी से ही शुरू होगा। यानी ये डी वाले पार्ट को हटा दो भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर हम बात करें, अब आप ये बताइए कि सी के बाद कौन सा वाला पार्ट आएगा। देखो भाई ये बात तो तय है कि इसके बाद अगर हम बात करें सरप्राइज फॉर मी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखोगे सीधे सीधे वो वंडर करने की बात कर रहा था, यानी ये बात तय है कि इसके बाद सरप्राइज वगैरह देने की बात होगी कहीं ना कहीं। तो वो अगर आप नोटिस करोगे तो केवल एक ही पार्ट है जिसके अंदर वो चीज़ दिखाई दे रही है सरप्राइज वगैरह दोबारा से, वो है ये बी वाला। यानी इतनी बात तो तय है कि पहले सी वाली स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद ये बी वाली स्टेटमेंट आएगी। तो कहाँ पर सी बी का पार्ट दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है बी वाले पार्ट में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है ना, आई एम फिल्ड विद वंडर एंड कंसीडर द इमेजिबल कंट्रास्ट बिटवीन द टू लिव्स विच इज कनेक्ट एंड इट वॉज। तो यहाँ पे वो बता रहा है, तो वो बता रहा है आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी। भाई मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरे लिए और क्या क्या सरप्राइज हो सकता है। ठीक है ना? एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूली। तो वो चीज उसमें बात कर रहा है। तो यानी कि यहां से आगे वाली स्टेटमेंट यही थी, सी और बी वाली। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है द मैनेजमेंट वांट्स टू रिस्ट्रिक्शंस एट द वर्क प्लेस, यानी जो काम करने की जगह है, जो वर्क प्लेस है, उस पे मैनेजमेंट चाहती है
रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना, यानी जो एक तरीके से किसी पर पाबंदियां होती हैं, तो पाबंदियां हमेशा किसी पर क्या की जाती हैं, इम्पोज की जाती हैं, थोपी जाती हैं कि भाई ये नहीं करना है तुमको, बिल्कुल भी नहीं करना है ये। तो वो रिस्ट्रिक्शंस ना किसी पे इम्पोज की जाती हैं मेरे भाई। तो इनकरेज नहीं की जाएंगी, सेटल नहीं की जाएंगी, ब्रेक भी नहीं की जाएंगी, ये की जाएंगी आपकी इम्पोज। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहे द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, यानी कि ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम ourselves rather than depending on the थर्ड पार्टी। तो चलिए मैं देखो आपको इसका एक लॉजिक बताता हूँ। असल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब कैसे, अगर केवल केवल आपको आंसर लगा के निकलना है तब तो बहुत ही इजी है। कैसे, आप एक बेसिक सा पॉइंट जानते होंगे कि कभी भी मॉडल वर्ब आएगी तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और इसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा किस फॉर्म में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो ये शॉर्ट वर्ब होती है, ये शॉर्ट वर्ब होती है, क्या इसको सॉर्टेड करना जरूरी है? हैं भाई, जरा एक बात बताओ। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं गड़बड़ क्या है। ये सॉर्टेड यहां पे नहीं हो सकता, रीजन क्योंकि आपको बेस फॉर्म लगानी होती है मॉडल वर्ब के बाद। तो पहली गड़बड़ तो ये हमें मिल गई सीधे सीधे कि भाई मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। यानी अगर केवल आंसर लगाने की बात होती ना और आगे बढ़ने की बात होती तो ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का था। तो यानी कि आंसर तो हमें विद इन सेकंड मिल गया कि भाई सॉर्टेड नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। बस बेसिक सी बात पता होनी चाहिए थी, क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक और भी है। अगर आपने इस सॉर्टेड को हटाया और इसकी जगह केवल सॉर्ट लगा दिया तो भाई प्रॉब्लम अब भी आपकी सॉल्व नहीं हुई। अब आप कहेंगे हैं भैया जी ये कैसे हो गया? भाई अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप यहां पर गड़बड़ कर जाओगे। ये डिपेंडिंग आईएनजी वाली फॉर्म लगाई हुई है, और अगर यहां आईएनजी वाली फॉर्म लगाई हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये जो रेदर देन होता है ना, ये अपने दोनों तरफ सेम सेम वर्ब की फॉर्म्स लेता है। अगर आपने इससे पहले इधर फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो मेरे भाई इधर भी आप डिपेंडिंग ना लगा के डिपेंड लगाएंगे, तब तो भाई दो दो पार्ट में गड़बड़ हो गई। कहते हैं ना कि तेरा भाई भीख मांग लेगा लेकिन कभी सर नहीं झुकाएगा। तो वो केस में अगर आप बोलोगे तो दोनों ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखनी पड़ेंगी रेदर देन के बाद। तो याद रखना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप सॉर्टेड ना लगा के इसकी जगह पे अगर आपको बिल्कुल भी ठीक करना है इसको तो बी लगाइए और बी की जगह यहां पे सॉर्टिंग लगाइए। तब आप दोनों जगह पे देखेंगे आईएनजी आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी और ये जस्टिफाई हो जाएगा। फिर रेदर देन के बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म और इधर भी आईएनजी वाली फॉर्म। तो इसका जो एकदम करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे मेरे भाई सॉर्ट ना करके आप बी सॉर्टिंग करेंगे, तब ज्यादा इजी आपका एकदम सही बनेगा। क्योंकि वरना रेदर देन वाला पार्ट गड़बड़ हो जाएगा अगर आप यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे केवल। लेकिन आंसर लगाने के लिए काफी था, ये मैं केवल आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आंसर लगाने के लिए वही चीज काफी थी आपकी, केवल उतना ही सा कॉन्सेप्ट और आंसर लग जाता। लेकिन सॉल्यूशन पूरा जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आंसर करो। कह रहा है समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय। अगर कोई व्यक्ति रिजर्व्ड रहता है यानी कि बात वगैरह नहीं करता ज़्यादा और थोड़ा शर्मीला भी है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? देखो ऐसे व्यक्ति को ना तो टॉकेटिव कहेंगे क्योंकि ये तो बातू नहीं होता है। एक्सट्रोवर्ट भी वही होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, नहीं होगा। चॉफर होता है आपका ड्राइवर, जो आपका कार वगैरह चलाता है ना, प्राइवेट कार चलाता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं, तो उसको चॉफर बोला जाता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इंट्रोवर्ट होगा, सी वाला ऑप्शन इंट्रोवर्ट होगा। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है आपका जो एक तरीके से अंतर्वासी होता है, यानी कि मतलब अपने अंदर ही रखता है, अंतर्मुखी जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, होमोनिम का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कह रहा है द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड। तो भाई एक तरीके से हवा जो थी ना वो इतनी तेजी से बही, इतनी तेजी से बही कि दरवाजे बंद हो गए। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, हवा जो है वो बहती है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दैट यानी कंजंक्शन लगा रखा है, तो ये कंजंक्शन वाली क्लाउज है
और ये आपकी नॉर्मल वाली क्लाउज है। अगर इसके अंदर आप टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो विद इन सेकेंड आंसर लगा दोगे। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लू कोई वर्ड नहीं होता, ब्लू स्काई के लिए आता है, स्काई के रेफरेंस में, और कलर का नेम होता है, बाकी और कोई मीनिंग नहीं होता इसका, तो ये तो हटा दो। अब आपके पास दो वर्ड बचे। देखो बिलो होती है असल में वर्ब की फॉर्म, जिसका मतलब होता है हवा का बहना। पानी के बहने के सेंस में फ्लो वर्ब आती है, लेकिन अगर हवा बहने के सेंस में तो बिलो वर्ब आएगी। अब इसको जब आप चेंज करोगे तो फ्लो के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आप फ्लो के सेंस में बात कर, बिलो क्योंकि हवा बहने की बात हो रही है, तो बिलो के सेंस में अगर हम बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो ब्लू होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी ब्लोन होती है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पास्ट में बात कर रहे हो तो यहाँ भी पास्ट में बात करोगे, और पास्ट फॉर्म अगर आपको लगानी होगी तो भाई बिलो तो फर्स्ट फॉर्म होती है, नहीं आएगी। और अगर आप बात करेंगे, ये दोनों आपने पहले ही उड़ा दिए थे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ब्लू, जो कि आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सी बात थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था, टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से निकाल सकते थे। या नॉर्मल ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगाते ना कि भाई ये तो बिंड, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो भाई ये क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना आपका, तो अब इसको तो आप देख वगैरह नहीं सकते। और ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर भी आता है, क्योंकि हवा एक पदार्थ है, आपको याद होगा, तो ये दोनों ही में आ जाती है। तो फिलहाल तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल होते हैं ना, तो अनकाउंटेबल के साथ ये सिंगुलर प्लूरल वाला झंझट ही खत्म। उसके साथ तो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, बट लेकिन सिंगुलर फॉर्म लगानी होती है हमेशा आपको उसके साथ। ठीक है भाई, तो ये चीज लगा ही नहीं सकते थे, तो केवल एक ही ऑप्शन था। बाकी किसी भी तरीके से करते आंसर इसका यही आना था। मैंने आपको वो चीज़ बताई जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, कि भाई टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ आपको सिनोनियम बताना है एडवाइस वर्ड का। अब देखिए मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको अपनी वोकैबुलरी की क्लासेस में बहुत कराए हैं, और मैंने आपसे कहा था वोकैबुलरी का क्वेश्चन जब फिलर में पूछेगा ना, तो उसका सीधा लॉजिक यही होगा, वो आपसे कहेगा कि भाई ब्रैकेट में एक वर्ड रख देगा, उसका सिनोनियम या एंटोनियम आपसे ब्लैंक में रखवाएगा, या सीधे सीधे ब्लैंक दे के 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कहेगा बताओ इनमें से कौन सा आएगा, यहाँ ये काम करवाएगा। तो अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बताओ एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, अब उसी का तो सिनोनियम है। तो डॉक्टर अगर किसी को सलाह देता है तो उसको वो क्या करता है, प्रोस्क्राइब करता है। क्या करता है मेरे भाई, प्रिस्क्राइब करता है, प्रोस्क्राइब करता है। फंसाने की वाली बात करिए इसमें एग्जामिनर ने आपको, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपको फंसाने की बात की है। तो जरा बताओ क्या करेगा भाई डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्टर यहाँ पे आपको प्रोस्क्राइब करेगा या क्या करेगा, बताओ जरा, आंसर करो भाई जल्दी से, डॉक्टर क्या करेगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे भैया जी जो डॉक्टर है वो यहाँ पे हमें प्रिस्क्राइब करेगा। तो वही देखो दो वर्ड होते हैं, हालांकि बाकी आप अगर बात करेंगे, प्रेजेंटेड का मतलब होता है किसी चीज की उपस्थिति को दिखाना, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, फॉरबिड करना, ठीक है, मना करने के सेंस में होता है। और यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, और खासकर जब डॉक्टर कोई नुस्खा बताता है, कोई एडवाइस देता है, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन ही बोलते हैं। नाउन फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन होती है और वर्ब प्रिस्क्राइब होती है। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बाकी अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोस्क्राइब आपको वर्ड दे रखा है, इसका मतलब भी होता है किसी काम को करने के लिए मना करना, ठीक है ना, मना करने के सेंस में होता है ये वाला वर्ड। तो प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब में डिफरेंस याद रखना, ये किसी चीज को मना करने के सेंस में होता है, और ये किसी चीज का नुस्खा बताने के सेंस में होता है, खासकर डॉक्टर वगैरह जो एडवाइस करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको उस सेंटेंस को चुनना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो पढ़िए और बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखो अगर केवल आप इसमें एक ही स्पेलिंग को चेक करोगे ना तो उतने में ही आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे हैं भैया जी सच में, मैं कहूँगा यार बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो ग्रैंडुअर की क्या ये स्पेलिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये वाली स्पेलिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये वाली होती है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रैंडुअर की स्पेलिंग होती है सेकंड वाली। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन। सिंपल सी, केवल एक ही स्पेलिंग इसमें चेक करनी थी, बस उसी से आंसर आ जाता आपका। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये आपका फिलर का क्वेश्चन है लेकिन ग्रामर बेस्ड है। कह रहा है टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज देन लैरीज डॉग।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देन लगा रखा है, देन का मतलब एक कंपैरेटिव कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है बीच में हमें ये वाज एक तरीके से लिंकिंग वर्ब दे रखी है, यानी ब्रैकेट में आने वाले वर्ड एडजेक्टिव रहेंगे अपने आप में, तो वो कंपैरेटिव डिग्री में होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री ही आती है ना, तो भाई बताओ कहाँ कहाँ दे रखी है, यहाँ तो सुपरलेटिव दे रखी है, यहाँ आपकी पॉजिटिव दे रखी है, यहाँ पॉजिटिव दे रखी है, तो मेरे भाई आंसर एक ही बच गया आपका ए ऑप्शन, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर करो। चलिए भाई, तो ये PQRS का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डायरेक्ट आप इन पे मत भागना, आप सबसे पहले ऑप्शन देखो कि आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो आप देखोगे आपके ऑप्शन कह रहे हैं कि आंसर ए से शुरू हो सकता है या आंसर बी से शुरू हो सकता है, और 3 ऑप्शन ये कह रहे हैं कि आंसर ए से शुरू होगा, 3 ऑप्शन ये कह रहे हैं कि आंसर ए से शुरू होगा, एक ऑप्शन ये कह रहा है कि आंसर बी से शुरू होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है इसके अंदर, तो आप कहेंगे भैया प्रोबेबिलिटी ये है कि आंसर ए से ही शुरू होगा, तो पहले ए वाले ही ऑप्शन को चेक कर लिया जाए। तो कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या मैं इससे बता सकता हूं मेरे भाई कि जो टेम्परेचर आज संसार का बढ़ा है वो रिजल्ट है क्या ग्लोबल वार्मिंग का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या, ये आप मुझे बताओ, क्या ऐसा बोल सकते हैं या इसमें कुछ चेंज करना होगा, ये बताओ जरा। देखिए यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले एक तरीके से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की बात की कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो संसार का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमारा ए ही वाला है। अब ए वाले के बाद में आप क्या करेंगे ये आपको बताना है, तो यानी कि आंसर बी से शुरू नहीं हो सकता, आंसर ए से ही शुरू होगा। लेकिन ए के बाद भी कौन सी बात आएगी, अब आप अगर देखोगे तो ए के बाद बी वाली बात आ सकती है, ए के बाद सी आ सकता है, ए के बाद सी आ सकता है। तो फिर से अगर आप देखोगे दो जगह ए के बाद सी आ सकता है और एक जगह ए के बाद बी आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका सी ही आएगा। तो पहले क्यों ना सी वाले को चेक कर लिया जाए, अगर सी वाला नहीं आएगा तो हम उसको रख देंगे। तो कह रहे द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसीडर्ड एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो पहले यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की बात हुई तो बताया गया कि वो रिजल्ट है यानी कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, फिर आगे बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग किस कारण की वजह से होती है, उसका रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग होने का। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले ए आएगा फिर उसके बाद सी आएगा, तो ए और सी का पेयर बनेगा, यानी ये दो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अब आप इसके बाद बताइए क्या बोलेंगे आगे, द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस। भाई पहले आप पूरी तरीके से बात तो कर लो फिर ही तो आगे बोलोगे। फिर कह रहे द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप विल इंक्रीज द सी लेवल देयर वाई ड्रोनिंग मैनी आइसलैंड एंड ये चीज़ें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप ये वाली बात पहले बोलेंगे उसके बाद ये वाली बात बोलेंगे, आप समझ में आ गई बात। यानी कि अगर हम बात करें पहले डी वाली बात होगी कि भाई जो ये एक तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, जो पोलर आइस कैप्स हैं यानी कि एक तरीके से जो ध्रुव ध्रुव जो हैं आपके उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वगैरह, तो उन पे जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, जिसका कारण क्या है कि जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो भाई पहले बर्फ पिघलेगी ना ध्रुवों पे की, तभी तो सी लेवल बढ़ेगा, यानी ये बात तय है कि डी के बाद बी आएगा। तो पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी डी बी, ये पेयर बनेगा। तो कहां पर दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी ये दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10, आपको प्लासिड वर्ड का एंटोनियम बताना है। देखो प्लासिड का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड, यानी शांत टाइप का व्यक्ति, उसको प्लासिड कहा जाता है। अब उसका एंटोनियम आपसे पूछ रहा है, तो भाई इनएप्रोप्रिएट का मतलब तो अनुचित होता है, जो ठीक ना हो। इनफॉर्मल का मतलब एक तरीके से वही चीज, फॉर्मल और इनफॉर्मल वो चीजें होती हैं, तो ये भी बात नहीं बनेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सार्डोनिक वर्ड भी शांति से रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। एंग्री आपका राइट आंसर बनेगा भाई, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, तो एक तरफ व्यक्ति शांत है और एक तरफ व्यक्ति गुस्से में है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बतानी है गलत स्पेलिंग भाई, तो सिंपल सी बात है 3 स्पेलिंग आपकी ठीक दे रखी होंगी
और एक गलत दे रखी होगी। जो गलत दे रखी होगी वही हमारा आंसर है। तो आप देखो ग्रीप की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है भाई, ग्रेवली की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक दे रखी है, ग्रोन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक दे रखी है। तो जब 3 स्पेलिंग ठीक दे रखी है तो जो बच गया वही मेरा आंसर होगा। गारंटी की स्पेलिंग गलत है क्योंकि गारंटी में यहाँ ई नहीं बनता भाई, यहाँ जो आपने ई बना रखा है ये गलत है, इसमें ए बनता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसका आंसर कीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है फोटोग्राफर्स वर फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर टू सेल देम। तो मतलब वो क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज की पिक्चर करते हैं ताकि वो उन्हें, मतलब एक तरीके से उनका पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को, फोटोग्राफर्स, जो कि उनकी पिक्चर खींच सके और मेरे भाई क्या कर सके, उनको बाहर बेच सके। तो मेरे भाई उनको क्या कहा जाता है, देखो ऐसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज के पीछे होते हैं ताकि उनकी फोटोज को खींच सकें और सेल कर सकें, तो उनको पपराजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेपराजी। तो यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। हालांकि पढ़े तो रिपोर्टर भी रहते हैं, इंटरव्यूअर भी रहते हैं, बट लेकिन ये वर्ड उतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। पेपराजी वर्ड स्पेशली इसी के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पैसिव वॉइस आपको बतानी है, बताइए क्या होगी इसकी भाई। तो वही चीज़, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, आपका सीधा फोकस होना चाहिए वर्ब वाले पार्ट पे। तो चलिए पकड़िए भाई इसका वर्ब वाला पार्ट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है अपॉइंटेड, यानी आंसर के अंदर वॉज होना चाहिए। क्या यहाँ दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दे रखा है हो सकता है आंसर, यहाँ भी नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं दे रखा, यानी आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड फॉर्म दे रखी नहीं थी ना, तो हमें वॉज वर चाहिए, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा था, सेकंड वाले में। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना आपको कठिन तरीके से लग रहा होगा देखने में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर मेरे तरीके से निकालोगे, ऐसा नहीं कर सारे बच्चे देंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, मैंने जो आपको बात बताई है, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड निकाल लोगे। अब आप कहेंगे भैया जी कैसे होगा, यार एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा है क्या इतनी ये बेफालतू की चीजें चेक करने के लिए? मैंने सीधे आपसे कहा है कि आप वर्ब वाला पार्ट चेक करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हो या आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो, आपको वर्ब वाला पार्ट चेक करना है। तो आप सीधे मुझे देखकर बताइए, यहां पर आई दे रखा है और ये आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, द मैन, तो आंसर में ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल, बट यहां तो सी दे रखा है, हटा दो इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, यहां हिम दे रखा है, ठीक है हो सकता है। यहां पर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई यहां पर भी दे रखा है, ही लाई अगेन, नहीं होगा भाई। देखो यहाँ पे, तो ये चीजें हो सकती है। एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप वर्ब वाला पार्ट चेक करो, यहाँ सेल आपकी वर्ब दे रखी है, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेल और बिल मॉडल वर्ब कभी भी होंगी या कोई भी मॉडल वर्ब होगी तो बस उसकी पास्ट फॉर्म होनी चाहिए आंसर के अंदर। अब देखो आई के अकॉर्डिंग तो सेल है, बट लेकिन ये चेंज हो जाएगा ही में, तो आपके आंसर के अंदर बिल की मॉडल वर्ब होनी चाहिए, वो भी पास्ट फॉर्म में। तो बिल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड, यानी जिस ऑप्शन के अंदर वुड दे रखा होगा वही हमारा आंसर होगा। मैं सीधे वुड वाला ऑप्शन देखता और मुझे केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, डी वाला। बाकी आप किसी ऑप्शन में वुड दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। तो विद इन सेकेंड आप अगर आंसर निकालना चाहते थे तो आपको यही चीज चेक करनी थी, आंसर में शुड या वुड चाहिए था। बट आप देखो क्या इस ऑप्शन में कहीं पे शुड या वुड दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या इस वाले ऑप्शन में कहीं पे शुड या वुड दे रखा है आपको? तो आप कहेंगे नहीं भैया नहीं दे रखा। क्या इस वाले ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो कौन सा बचा, डी ऑप्शन, खत्म। इस तरीके से आपको निकालना है। बाकी हाँ, इसका लॉजिक समझ लो। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बिजनेस यानी गवाह वगैरह की तरह बात करता है या फिर भगवान को साक्षी मान के बात करता है, तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है, जब कोई व्यक्ति भगवान या फिर गवाह को वगैरह प्रूफ वगैरह के सेंस में कुछ बात करता है कि मैं ईश्वर के सामने ऐसा कहता हूं कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा कभी भी, भगवान मेरी मदद करे या ऐसी चीजें, तो उसके सेंस में आपको कॉल्ड अपॉन वर्ड का यूज किया जाता है। कॉल्ड अपॉन हेवन भी होता है, कॉल्ड अपॉन गॉड भी होता है, टू बिजनेस, तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई, तो इनको आप यूज कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर दोगे। देखो भाई यहाँ पे ये देन कंपैरेटिव कंजंक्शन दे रखा है, कंपैरेटिव कंजंक्शन है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, बट आप नोटिस करोगे ये स्लो वर्ड जो है ये आपका एक तरीके से
कंपैरेटिव डिग्री में ना देके पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है। तो भाई आप एक बात बताओ, कंपैरेटिव कंजंक्शन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी या फिर पॉजिटिव डिग्री? तो स्लो नहीं आएगा, ये गलत है। मच स्लो भी नहीं होगा, स्लोअर होगा राइट आंसर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें गलत दे रखी हैं, केवल जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि देन कंपैरेटिव कंजंक्शन है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगानी होगी। देख रहे हो, केवल आप ये मान के चलो मेंस में ज्यादातर टारगेट एडजेक्टिव चैप्टर को पता नहीं क्या इतना उससे लगाव है कि एडजेक्टिव चैप्टर को बहुत टारगेट करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 PQRS का है, आसानी से करेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे नहीं भागना है, पहले आपको चेक करना है ऑप्शन। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ध्यान से देखो, आपका एक आंसर ए से शुरू हो रहा है, बी से भी शुरू हो रहा है, सी से भी शुरू हो रहा है, यानी आंसर किसी भी कीमत पे डी से शुरू नहीं हो सकता। तो भाई डी वाली स्टेटमेंट को दूर रखना। पहले आप ये चेक करो कि आपका आंसर शुरू किससे हो सकता है। तो आपने नोटिस किया कि जो आंसर है वो हमारा शुरू हो सकता है किस किस चीज से? ध्यान से देखिएगा, आंसर जो हमारा शुरू हो सकता है वो किस किस चीज से शुरू हो सकता है? ए से शुरू हो सकता है, बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, डी से नहीं हो सकता। तो डी को चेक मत करो। अब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो आप मुझे बताइए, पहले कह रहा है रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, कि यानी कि आज जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं भारत में। ठीक है, तो क्या ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है? तो हो सकती है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, इससे ज्यादा बेहतर जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगी वो आप पहले रोड्स की बात तो कर ले, तभी तो रोड एक्सीडेंट के बारे में बात करोगे। पहले रोड की बात करो ना, रोड कहां है पहले। तो आप अगर देखोगे यहां पे इस वाले ऑप्शन के अंदर रोड की बात हो रही है। कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक, यानी भारत में जो रोडों की कंडीशन है, जो आपकी सड़कें हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बेकार है, पैथेटिक है बहुत। पैथेटिक का मतलब होता है बेकार स्थिति में बहुत। अब उसकी वजह से जो चीजें होंगी वो होगा। तो यानी ये बात तय है कि आपका जो पार्ट बनेगा वो पहले बी आएगा, पहले बी वाला पार्ट आएगा। अब पैथेटिक है भाई, अगर रोड की कंडीशन बेकार है तो आपको बताना भी तो होगा कि क्या वजह से बेकार है, ऐसा क्या हो रखा है रोड के अंदर। तो भाई रोड बहुत ही नैरो है, यानी पतले हैं, एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड भी है, ज्यादातर वो कंजेस्टेड ही रहते हैं। तो यानी ये बात तय है कि रोड के बारे में इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना होगा। तो पहले हमें वो बातें रखनी होंगी जो रोड से रिलेटेड है। तो यानी कि बी के बाद डी का पेयर बनना तय है, क्योंकि यहां पे रोड के बारे में इंट्रो हुआ कि भाई रोड कैसे हैं इंडिया के अंदर, पैथेटिक हैं। फिर उसके बाद में आगे बताया गया रोड से जुड़ी हुई बात, तो वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी। यानी आपका पेयर बनेगा बी के बाद डी का। तो क्या यहां दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं। यहां दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं। केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले में। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 17 है, और आप इसके अंदर अगर नोटिस करोगे तो ये भी आपका PQRS का क्वेश्चन है। और फिर से मैं अगेन वही चीज कहूंगा कि भाई डायरेक्ट आप इसकी स्टेटमेंट पे ना भागें, पहले आप ऑप्शंस को देख लें। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि आपका जो आंसर है वो किससे शुरू होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है? मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि जो आपका आंसर शुरू होगा वो डी से शुरू होगा। देख लो, ध्यान से देखो इसको जरा, आपको सीधे पता चलेगा। यहां पे भी डी से शुरू हो रहा है, यहां पे भी डी से शुरू हो रहा है, यहां पे भी। भाई 3 ऑप्शन डी से शुरू हो रहे हैं, एक ऑप्शन आपका सी से शुरू हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है ना कि डी से ही शुरू होगा। तो क्यों ना पहले मैं डी वाली स्टेटमेंट को ही चेक करूं कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकती है या नहीं। तो देखो कह रहा है वुमेन टॉकिंग adapted by the writer director Sarah Polley from Miriam Toews 2018 नॉवल इज वाइब्रेंट सिनेमा। तो बिल्कुल मेरे भाई, इसके अंदर एक चीज का इंट्रोडक्शन दिया गया है, कोई मूवी वगैरह है उसके बारे में, नॉवल वगैरह के बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। वुमेन टॉकिंग करके कुछ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यानी ओपनिंग स्टेटमेंट डी वाली है, तो सी वाले पार्ट को हटा दो, यानी सी वाला ऑप्शन हटा दो, ये कोई मतलब नहीं है इसका। अब आप ये देखो कि डी के बाद क्या आएगा, क्या डी के बाद सी बनेगा पेयर, या डी के बाद ए आएगा, या डी के बाद बी आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे वुमेन टॉकिंग बाई सैरला पोले, तो सारा पोली जो है ये अपने आप में अगर मैं बात करूं, राइटर एंड डायरेक्टर सारा पोले, यानी अडेप्ट की गई किसके द्वारा? सारा पोले के द्वारा। तो भाई ये बात तो तय है कि ये जो सारा पोले जो आपकी दे रखी है भाई,
ये मिस जो दे रखी है सारा पोली, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई ये एक औरत है। सारा, सारा नाम लड़कियों का ही तो होता है, तो भाई ये औरत है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर इन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि मूवी की बात हुई है ना कि ये वाइब्रेंट सिनेमा, यानी कि एक ऐसा सिनेमा बना रही है इस चीज से रिलेटेड, एक ऐसा सिनेमा है जो उत्साह भर देता है लोगों में। वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्साह कर देने वाली कोई चीज, उत्साहित कर देने वाली। तो उन्होंने इसको शॉर्ट किया होगा, तो शॉर्ट किसने किया होगा मूवी को, इस पे इन्हीं ने तो शॉर्ट किया होगा, सारा पोली ने, क्योंकि ये राइटर और डायरेक्टर दोनों है, तो इन्हीं ने इसको शॉर्ट किया होगा। तो मेरे भाई यानी कि इस मूवी से, इस नोबेल के बारे में बात यहाँ ए वाली स्टेटमेंट में की गई है। समझ पा रहे हो? यानी कि डी के तुरंत बाद ए का पेयर बनना तय है, और केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर डी के बाद ए का पेयर बन रहा है, सी वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सीधे सीधे ये भी देख सकते थे कि भाई ये यहाँ पे सारा पोले की बात हुई है, तो जब आगे आप देखोगे तो सी आपको लगाना पड़ेगा। तो सी सेड लास्ट ईयर सी वांटेड टू एनसेंबल फिल्म टू लुक लाइक अ फेडेड पोस्ट कार्ड। तो भाई ऐसा नहीं, पहले आपको मूवी वगैरह की बात तो करनी होगी, तभी तो आप आगे बात बताओगे कि वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो दिखती हो एक फेडेड पोस्ट कार्ड की तरह। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, आंसर का क्या होगा आपका, सी वाला पार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और आपका पैराजंबल का क्वेश्चन है भाई, आप ये मान के चलिए कि सीजीएल मेंस 2022 की इस वाली शिफ्ट के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, बहुत ज्यादा पैराजंबल के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी करिएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है मेरे भाई ये भी, और इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हो आप, इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन स्टेटमेंट पे नहीं भागना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। देखो भाई ऑप्शन फिर से वही चीज है कि आंसर जो है वो ए से शुरू होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आंसर ए से शुरू होगा, यानी ए वाला पार्ट ओपनिंग स्टेटमेंट है। तो आपको बस उसी को चेक कर लेना है, तो करिए जरा। कह रहा है व्हेन फेस्ड विद सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ह्यूमन लुक आउट फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ इफेक्टिव रैशनल थिंकिंग ड्यूरिंग कंपेलिंग कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे भाई एक अनसर्टिनिटी बता रहा है कि भाई जब फेस्ड करते हैं अनसर्टिनिटी को, ह्यूमन लुक आउट फॉर द एक्शन, यानी ह्यूमन देखते हैं किस चीज को, एक्शन को, ऑफ अदर्स लोगों के, अन्य लोगों के, एंड बिकम अ विक्टिम और पीड़ित बन जाते हैं अपनी इनएफेक्टिव रैशनल थिंकिंग का, यानी जो एक तरीके से उनकी, एक तरीके से जो उनकी सोच है उस चीज का, ड्यूरिंग कंपेलिंग कंफ्यूजिंग सिचुएशन, और सिचुएशन की कैसी सिचुएशन के दौरान, कंपेलिंग और कंफ्यूजिंग सिचुएशन के दौरान। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट बिल्कुल मेरे भाई अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, यही आपका ऐसा है जिसके अंदर एक चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यानी कि आंसर आपका ए से ही शुरू होगा, तो बी वाले को हटा दो। बाकी आप देखो कि ए के बाद किसका पेयर बनेगा, तो आप नोटिस करोगे फिर से अगर देखोगे तो ए के बाद बी और ए के बाद बी, तो 2 जगह ए के बाद बी आ रहा है और एक जगह ए के बाद सी आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताइएगा आप मुझे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप कहेंगे भैया जी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम in an emergency we tend to forget that everybody else observing the event is also likely to be looking आउट फॉर सोशल एविडेंस। क्या ऐसा होगा मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी पूरी बात की ही नहीं है। आप एक बात बताइए, आप यहां पर एक चीज की बात कर रहे थे कि जब अनसर्टेनिटी को फेस किया जाता है तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं भाई, एक कंपेलिंग की वजह से और कंफ्यूजिंग सिचुएशन की वजह से। तो पहले इस चीज को पूरा तो कीजिए, फिर उसके बाद आप बोलेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग ऐसी चीजें होती हैं कि इमरजेंसी में ऐसी चीजें करना भूल जाता है व्यक्ति, तो वो बाद की बात है। यानी इसमें ये बात तय होगी कि ए के बाद बी वाला पार्ट नहीं बनेगा। तो अब आपके 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो ए के बाद सी वाला पार्ट ही आना है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है रॉबर्ट बे सियाल्डिनी एक्सप्लेन दिस रिएक्शन विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन कॉल्ड प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। तो बिल्कुल मेरे भाई पहले यहाँ पे उस चीज के बारे में बताया गया, फिर बताया गया यहाँ पे कि वो क्या चीज है, यानी इसके बाद में ये वाली बात आनी जरूरी है। जो यहाँ पे इस चीज में इंट्रोडक्शन जिस चीज का दिया जा रहा था ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट में उस चीज को बताया गया कि वो चीज क्या है असल में, तो वो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है मेरे भाई, यानी सी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा आपका, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 है,
एक ईडियम आपको इसके अंदर दे रखी है, उसका मीनिंग बताना है। कैच 22 सिचुएशन, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? देखो, कैच 22 सिचुएशन ईडियम का मतलब होता है, एक होती है कैच अ टर्टल और एक होती है कैच 22 सिचुएशन। इसका मतलब होता है कि आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं जिससे निकलना नामुमकिन है, आप नहीं निकल सकते। इम्पॉसिबल टू एस्केप दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी ऐसी प्रॉब्लम से निकलना नामुमकिन है, कैच 22 सिचुएशन जो होती है आपके लिए। तो अगर हम बात करें अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, यानी बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कोई भी ऐसा नहीं है जो राइट आंसर बन सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक्टिव वॉइस बतानी है, पैसिव वॉइस नहीं बतानी है, एक्टिव वॉइस बतानी है। तो आप एक बात बताओ, मुझे यहां पैसिव में बीइंग नजर आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि आंसर के अंदर मुझे कॉन्टिन्यूअस चाहिए, और यहां इज आर एम में से आर दे रखा है, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस चाहिए मुझे। अब कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना चाहिए, यानी वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में होना चाहिए। यहां तो फायर्ड दे रखी है, यहां फायर दे रखी है, यहां भी फायर्ड दे रखी है, केवल एक ही जगह पे आईएनजी में वर्ब दे रखी है सी ऑप्शन के अंदर, यही कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बस मैंने आपको जो चीजें सिखा रखी है ना, आप देखना, मैंने वॉइस एंड नरेशन की एक कंबाइन क्लास करा रखी है, वॉइस एंड नरेशन की, और उसके अंदर मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं जो आपको वॉइस एंड नरेशन के क्वेश्चन करने के लिए मैं यूज करता हूं, विद इन सेकेंड आंसर लगाने के लिए। भाई मुझे क्या पता था? मुझे ये पता था कि बीइंग कॉन्टिन्यूअस आता है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस होता है किसका? पैसिव वॉइस का। अब यहां पे मुझे पता है कि आंसर में भी तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में होनी चाहिए, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में थी, आंसर लगा दिया। कितनी सी देर लगी इसमें? बताने में समय लगा, वरना लगाने में तो और भी कम समय लगता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आंसर लगा दिया ना मैंने इसका, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने, इसका आंसर कीजिए। कह रहा है मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट डैश अटेंशन इन बॉटनी क्लास। तो याद रखना ये कोलोकेशन का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अटेंशन जो होती है, यानी किसी चीज पर ध्यान देना जो होता है, ध्यान देने को एग्जिबिट करना कहेंगे, ड्राइव करना कहेंगे, ट्रेस करना कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो अटेंशन होती है उसको पे किया जाता है। ठीक है भाई, कोलोकेशन का क्वेश्चन है, अटेंशन को पे होता है। ठीक है, पे करना बोलते हैं अटेंशन को। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर कीजिए। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट चुनना है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे हाउ दे रखा है, तो बिना हेल्पिंग, यानी हाउ तो आंसर में होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये कंजंक्शन यहाँ पे लगा रखा है, तो जब आप इसको डायरेक्ट में देखोगे तो ये हाउ तो होगा ही होगा, उसके अंदर इंक्लूड हुआ। अच्छा, एक बात और भी है, मैंने आपको बताया था, चाहे आपका डायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस रहा हो, इनडायरेक्ट के अंदर वो आपका असर्टिव भी हो जाता है। लेकिन मुझे ये हाउ देखकर अंदाजा लग गया कि ये एक क्वेश्चन वर्ड है, यानी मेरा डायरेक्ट के अंदर जरूर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा होगा। अब आप नोटिस करो, क्या इस वाले के अंदर इंट्रोगेटिव है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया जी, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। क्या इसके अंदर इंट्रोगेटिव है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो सब्जेक्ट वर्ब वाला फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का अल्टीमेटली आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? केवल केवल मेरे भाई सी वाला ऑप्शन। बाकी जगह पे तो गलती दे रखी है ना सीधे सीधे, तो आंसर क्या बनेगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फुल स्टॉप लगा रखा है, फुल स्टॉप लगा रखा है, तो भाई आपने तो असर्टिव बना दिया इसको। ठीक है, तो ये चीजें गलती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हाईलाइटेड ईडियम का मीनिंग बताना है, यानी इस वाली ईडियम का। बताओ क्या होगा? रनिंग अराउंड इन सर्किल। तो अगर कोई व्यक्ति एक सर्किल में दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, तो क्या उसको कुछ मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, वो लौट फिर के उसी जगह वापस आ जाएगा। तो जब आप एफर्ट लगाते हैं ऐसी जगह पे जहां आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो होता है मेरे भाई क्या? रनिंग अराउंड इन सर्किल। टू बी वेरी एक्टिव बट फ्यू रिजल्ट। एक्टिव तो आप बहुत हैं, दौड़ तो रहे हैं आप सर्किल में, लेकिन आपको रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब देखो, पीछे आपसे पूछा था इनडायरेक्ट स्पीच देके डायरेक्ट, अब यहां पे डायरेक्ट देके इनडायरेक्ट पूछ लिया, तो क्या आप इसको नहीं कर सकते?
तो आप कहेंगे भैया आसानी से कर देंगे। देखो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड है, तो इफ वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, दैट तो वैसे भी नहीं आता इंट्रोगेटिव के साथ, हटा दो इन दोनों को। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे। एक में देखोगे तो मेरे भाई कह रहा है वॉज सी डूइंग, तो सब्जेक्ट और वर्ब। मैंने कहा था जब आप इंट्रोगेटिव को, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब आपकी इंट्रोगेटिव में होगी, चाहे वो किसी में भी हो, जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेके जाओगे तो वो असर्टिव में ही रहेगी। बट आपने यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव में ही लिखे रहने दिया, क्योंकि पहले आपने वर्ब लिखा है फिर सब्जेक्ट लिखा है, तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा, यानी आंसर आपका क्या बनेगा, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए। एंटोनियम आपको बताना है क्लैंडस्टाइन वर्ड का, क्या होगा भाई राइट आंसर। क्लैंडस्टाइन वर्ड का राइट आंसर बताना है आपको एंटोनियम में। देखो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सीक्रेटिव मैनर में करते हो, यानी कि छुपा कर, हाइड करके, ठीक है। तो छुपा के जब आप कोई चीज करते हैं तो उसको क्लैंडस्टाइन कहा जाता है। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो भाई आप ओपनली करेंगे उस चीज को, यानी ओबर्ट हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैजुअल सामान्य होता है और सरप्टीसियस भी आपका मेरे भाई क्लैंडस्टाइन मैनर में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है डैन नीडेड हेल्प टू गेट द कोट, ठीक है, द टाइट कोट ऑफ हिम। तो आप अगर यहां पे नोटिस करेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले आप समझिएगा, गेट द टाइट कोट का मतलब क्या है कि वो टाइट कोट को पहनने में उसे हेल्प चाहिए होगी भाई। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते होगे, ये जो गेट और आपकी हैव और जो ये डू वर्ब होती हैं, ये आपकी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। और कॉजेटिव वर्ब का एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, ध्यान रखना, पॉजिटिव वर्ब का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप पॉजिटिव वर्ब यूज करते हो तो मेरे भाई उसमें क्या होता है, अगर आपने सब्जेक्ट लगा दिया तो आप उसमें जो एडजेक्टिव होता है उसको साथ में नहीं लिखते, उसको पीछे लिखते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपने इसको इसी में लिख रखा है, तो यही ये छोटी सी गड़बड़ है भाई। टाइट यहाँ पे ना लिख के आप बोलेंगे गेट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे गेट व्हाट, द कोट, और फिर ऑफ हिम बोलेंगे। क्या करने के लिए भाई, टाइट कोट को पहनने के लिए। तो गेट द कोट ऑफ हिम टाइट, इस चीज को, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये टाइट यहाँ से हटके लास्ट में चला जाएगा तब ज्यादा बेटर रहेगा ये। तो आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। इसी में गड़बड़ है भाई, ठीक है, ए वाले पार्ट में गड़बड़ है, बाकी सारी चीजें ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको पैसिव वॉइस बतानी है, पैसिव वॉइस बतानी है इसमें। तो सबसे पहले वर्ब वाले पार्ट को देखो, आप देखोगे यहाँ पे क्रिएटेड दे रखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आंसर में वॉज चाहिए। यहाँ इस दे रखा है, हटा दो, यहाँ इस दे रखा है, हटा दो। अब आप अगर इसमें नोटिस करोगे वॉज क्रिएटेड तो दोनों में दे रखा है, लेकिन बी वाले ऑप्शन के अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। भाई मार्वल कॉमिक्स कहाँ गया, खा गए बी वाले ऑप्शन के अंदर, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें था क्या कि इसके अंदर वर्ड्स को ना अंडरलाइन करके दे रखा था और आपसे कह रखा था कि आपको पेयर चूज करना है सिनोनियम का, जिसके अंदर सिनोनियम दे रखा हो। तो डे और वार्डर, दिन और सीमा, क्या ये सिनोनियम हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। फॉल और ऑमेंस, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फेयरली एंड अबेंडेंस, फेयरली का मतलब होता है कोई चीज एकदम निष्पक्ष है, और अबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता होना, क्या ये एक दूसरे के सिनोनियम हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा, आपका थ्रेशोल्ड और मेरे भाई डाउन। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये जो थ्रेशोल्ड वर्ड होता है ये किसी चीज की स्टार्टिंग को दिखाता है, और आपका डाउन वर्ड होता है ये सुबह की स्टार्टिंग को दिखाता है। डाउन, डस्क, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। आपको यहां पे इसको बताना है भाई, ठीक है। ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर सकते हो, बताइए क्या होगा इसका। ठीक है भाई, देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। डायरेक्ट स्टेटमेंट में मत भागना, पहले आप ऑप्शन देखो।
आपका आंसर बी से शुरू हो सकता है, आपका आंसर ए से शुरू हो सकता है, आपका आंसर डी से शुरू हो सकता है। सी से किसी कीमत पे शुरू नहीं होगा, तो सी वाली स्टेटमेंट को दूर रखो। अब आप एक बात मुझे बताइएगा, आप सीधे जानते हैं देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम, अगर नर्स और डॉक्टर आए हैं, चलिए भाई, तो देखिए मैं बता रहा था कि इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे वो बोल रहा है कि भाई आंसर किसी कीमत पे सी से शुरू नहीं हो सकता, तो हम उसको देखेंगे भी नहीं भाई। हम ये देखेंगे कि आप एक बात बताओ, देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम, देन बता रहा है कि इससे पहले कोई ना कोई बात हुई होगी, तो यानी आंसर ए से भी शुरू नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन खत्म, आंसर किसी कीमत पे ए से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि देन ये बताता है कि कोई ना कोई चीज इससे पहले हो रखी है, उसके बाद ये चीज हुई है। तो डॉक्टर और नर्स, एक डॉक्टर और एक नर्स आए, तो ये कब आए होंगे, जब एक्सीडेंट हो गया होगा, तभी तो ये लोग आए होंगे। तो मेरे भाई ये तो नहीं बनेगा। अब आप मुझे बताइए क्या आंसर डी से शुरू हो सकता है। अब आप देखो, कह रहा था टू मैन कैरीड हिम, दो आदमी उसको लेके गए। भाई दो आदमी उसको लेके गए, किसको, पहले एक्सीडेंट तो होने दो तभी तो लेके जाएंगे, यानी आंसर डी से भी शुरू नहीं होगा, आंसर होगा बी से शुरू। तो केवल एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर बचता है, फर्स्ट ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन राइट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। पहले एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, और फिर मेरे भाई जो है आपका PQRS चीजें देखने को मिलेंगी, वो आपको देखने को मिलेगा आगे और चीजें इसमें। पहले आपका ये मेरे भाई क्लोज टेस्ट है, तो इसको करते हैं पहले। चलिए भाई 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। तो पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को करेंगे, तो वही 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बता रखी हैं उनको अप्लाई करना है। पहले आपको 2 से 4 लाइन पढ़ के ये देखना है कि आपका क्लोज टेस्ट किस चीज़ पे बेस्ड है, और फिर आपको उसमें क्या करना है, फिर आपको वोकैब और ग्रामर का लेवल देखना है। फिर ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, और शायद अगर आप ब्लैंक का आंसर निकालने में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग का सहारा ले सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और फोर्थ स्टेप आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होती है। तो चलिए अब हम पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बात खत्म, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में ही समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग ऑन एनवायरमेंट आर रियली डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो प्लास्टिक बैग्स का जो इफेक्ट है वो अगर हमारे एनवायरमेंट के लिए विनाशकारी है, घातक है, तो वो थोड़ा घातक होगा, ज्यादा होगा, या अक्सर होगा, कैसा होगा, आप ये मुझे बताइए। तो आप देखोगे भाई, सेल्डम नहीं लगा सकते, रैंडमली नहीं लगा सकते, रैंडमली का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम भी एक कभी कभार के ही सेंस में होता है। और अगर हम बात करें वैगुली का मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से, वेग वर्ड मैंने आपको बताया था, तो ये भी नहीं होगा। ज्यादा का जब हमें सेंस देना होता है, अति का जब हमें सेंस देना होता है, तब हम क्वाइट एडवर्ब का यूज करते हैं। तो भाई क्वाइट, क्वाइट बोलना पड़ेगा, क्वाइट डिवास्टेटिंग। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बनेगा भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सेकंड है भाई, बताओ जरा क्या होगा। सेकंड वाले ब्लैंक को अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे दे रखा है इस वाली क्लाउज के अंदर, तो वो यहां से पढ़ो। कह रहा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज दैट वंस दे हैव बीन। तो इन प्लास्टिक बैग्स के साथ क्या दिक्कत है, इन प्लास्टिक बैग के साथ एक दिक्कत ये है कि जब ये एक बार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब ये एक बार हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं वो आपको बताना है। दे एंड अप इन द ट्रेश, मतलब अगर आपने इनको एक बार यूज कर लिया तो भाई ये खराब हो जाते हैं, और फिर आपको इनको डस्टबिन में फेंकना ही पड़ेगा, ये खराब हो जाते हैं फिर। तो आप मुझे बताइएगा, क्या हम उनको रिसाइकल कर लेते हैं, एक बार उनको रिसाइकल कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उनको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मोल्ड करने का मतलब भी इसी से रिलेटेड होता है। तो भाई सीधे सीधे पता है, सोइल्ड का मतलब हो जाता है जब कोई चीज गंदी हो जाती है। भाई प्लास्टिक बैग को आप एक बार यूज कर लोगे तो वो खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। लाइक जैसे मान लो आप फास्ट फूड की दुकान पे गए और आपने पॉली बैग के अंदर क्या करवा लिया, पॉली बैग यानी जो प्लास्टिक बैग्स होता है उसके अंदर आपने चाउमीन वगैरह या राइस वगैरह रखवा के आप लेके आए, क्या आप उसको दोबारा से यूज कर लोगे? वो उसके अंदर सॉइली हो जाएगी, मतलब वो गंदा हो जाएगा, सॉइल्ड हो जाएगा वो। तो यानी कि आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कह रहा है, यहाँ से आप पढ़ो, यहाँ से आपकी क्लास सही आपको समझ में आएगी चीजें। कह रहा है द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक कैन बी लिटरली 100 of years। मतलब प्लास्टिक बैग के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत समय से ऐसा है कि भाई जो आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये औसतन जो है समय ले लेते हैं लगभग हजारों सालों का पूरी तरीके से खत्म होने में। तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी फ्रेजल वर्ब बनेगी जो मैं यहाँ पे लगा सकता हूं। देखो ब्रेकआउट का मतलब होता है, कहते हैं ना भाई, एक होता है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई सक्सेस वगैरह पा लेना, तो वो नहीं बनेगा, ब्रेक इवन भी नहीं होगा। ब्रेकआउट होता है किसी चीज को मेरे भाई क्या करना, एक तरीके से खराब कर देना, तोड़ देना किसी चीज को, तो वो सेंस में होता है, फिलहाल नहीं बनेगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना पूरी तरीके से। हालांकि जब कोई इंजन वगैरह में खराबी हो जाती है, कार वगैरह खराब हो जाती है, तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन बोला जाता है। तो वो एक तरीके से इसी चीज के लिए होता है मेरे भाई। तो यानी कि आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, ब्रेक डाउन। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर वाले ब्लैंक को देखते हैं भाई। फोर वाला ब्लैंक अगर आप देखोगे तो यहां से आपको समझ में आएगा अच्छे से, यहां से आप यहां तक पढ़ो, बाकी अगर यहां से भी पढ़ोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन एंड डेथ्स। सफोकेशन का मतलब होता है जो घुटन वगैरह होती है आपको, उसको बोला जाता है। एंड डेथ्स मतलब एक तरीके से जो डेथ का मतलब मृत्यु वगैरह हो जाना। तो वुडलैंड मतलब जंगलों की, एनिमल्स वगैरह, यानी जो जंगल में जो एनिमल वगैरह रहते हैं उनको जो घुटन वगैरह महसूस होती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए जो प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आगे बोल रहा है एज वेल एज, और एज वेल एज क्या है मेरे भाई, सॉइल न्यूट्रिएंट। तो ये सॉइल न्यूट्रिएंट के लिए भी मेरे भाई ये चीज ऐसी ही है, यानी उसके लिए भी ये चीज मेरे भाई दिक्कत करती है, तो वो आपको बताना है। सफोकेशन यानी निगेटिव सेंस में आपको वर्ड चाहिए, तो क्या ये डिमांडिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कन्वर्टिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो ये क्या चीज होगी, आप ये बताइएगा जरा, बताइए जरा क्या होगी मेरे भाई। तो दो वर्ड खत्म हो गए। एक्यूमुलेट करने का मतलब भी होता है मेरे भाई एक तरीके से मिलाने वगैरह के सेंस में, इकट्ठा करने के सेंस में एक्यूमुलेट करना, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इनहिबिट करना, इनहिबिट करना आपका एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका एक मित्र मेरे भाई जो है, मतलब वो सॉइल न्यूट्रिएंट के साथ मिल जाती है जिसकी वजह से वो हमारे लिए और ज्यादा हानिकारक हो जाती है। तो इनहिबिट आपका एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है भाई। अब हम लोग यहां से जो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे मेरे भाई किस पे, आपके जो पैसेज होते हैं यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होता है, उसको अब हम लोग यहां से आगे करेंगे। और मैं एक बार देख लेता हूं कि हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले कितने हैं। मेरे ख्याल से 3 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। हाँ भाई, 3 हैं। ठीक है, 3 हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको जल्दी से। सबसे पहले ये बड़ा सा है आपका, ये वाला बड़ा है, तो इसको मैं पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ इसको पढ़िएगा। ठीक है, पेन वगैरह मैं इस पे नहीं चलाऊंगा ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाएं। तो पढ़िएगा। कह रहे एडमिस्ट अ मेज ऑफ रॉक tucked in the Aravalli mountain range of Haryana, a team of archaeologists discovered cave paintings they believe belong to the upper Paleolithic age। ठीक है, फिर आगे देखो, कह रहा था cave paintings have been discovered just outside the national capital and a stone's throw away from a holy grove called Mangarwani, the region's only surviving patch of primary forest। फिर कह रहा है while the resident of the villages have been familiar with the paintings for ages। फिर कह रहा है the Haryana's government museums and archaeology department took note of them just recently। A fact-finding team was sent to the area in last week of June। The team came across cave paintings comprising image of human figurines। ठीक है ना, figurines, अरे ये क्या लिखा हुआ है, फिगरेंस, हाँ ठीक है। फिर बोल रहा है एनिमल्स फॉइलेज एंड जियोमेट्रिक ड्राइंग्स। ठीक है, फिर कह रहा है वाइल सम हैव पेल्ड ओवर डिस्कवर्ड रॉक आर्ट एंड ओपन एयर सेरेमोनियल साइट। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है वानी भट्टाचार्य, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, इन्फॉर्म्ड सो फार के पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बीन फाउंड हियर। The paintings are yet to be dated, but at least some of them belong to the upper Paleolithic
पीरियड इन ऑल लाइकलीहुड। फिर कह रहा है वी आर व्यूइंग द paintings in continuation with the Sonian culture which has been found in Shivalik Hills। फिर बोल रहा है नर्मदा एंड अरावलीज। ठीक है, फिर आगे देखो कह रहा है मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड वर इन ऑर्के कलर बट सम वर इन व्हाइट। मतलब कुछ तो ऑर्के कलर में मिली और कुछ जो थी वो व्हाइट कलर में मिली। फिर कह रहा है एज पर एक्सपर्ट केव पेंटिंग्स इज व्हाइट आर यूजुअली फ्रॉम अ लेटर स्टेज अर्ली कंटेम्प्रेरी एरा। फिर कह रहा है वाइल स्टोन एज पेंटिंग्स आर मोर ऑफन देन नॉट इन ऑर्के स्टोन एज पेंटिंग्स जर्नली यूज रेड एंड ऑर्के कलर्स। मतलब वो ये ऑक्रे कलर्स को यूज करते थे और रेड कलर को यूज करते थे स्टोन एज पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है स्टोन ऑफ दीज कलर्स यूज टू बी अवेलेबल लोकली एंड इनहेबिटेंट्स क्रस्ड द स्टोन्स फॉर प्रिपेयरिंग द कलर फॉर पेंटिंग्स एडेड भट्टाचार्य। ठीक है, आगे देखो कह रहा है द अपर पेलियोलिथिक एज बिगिन अराउंड 40,000 ईयर्स अगो एंड लास्टेड टिल अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। फिर कह रहा है व्हाइल येट टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू आर्कियोलॉजिकल डेटिंग भट्टाचार्य सेज द मंगर केव आर्ट इज 20,000 to 40,000 years old। Bhattacharya claimed that the discovery is extremely significant, starting from the lower Paleolithic to middle Paleolithic, then upper Paleolithic. We see the evolution here. We have found significant remains from lower Paleolithic till middle and upper Paleolithic period too. See explained through though tools from the Paleolithic age have been identified earlier in parts of the Aravallis. It is for the first time that cave paintings and rock art for a large magnitude have been found in Haryana। See added। तो उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं केव पेंटिंग से जुड़ी यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे एक भवानी यहाँ पे वनानी भट्टाचार्य नाम की हैं एक वुमन है जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर रही हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की डेप्यूटी डायरेक्टर रही हैं वो। तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा है, सारी बातें केव पेंटिंग्स से रिलेटेड बातें यहाँ पे की गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे वो हरियाणा वगैरह की गवर्नमेंट में, मतलब हरियाणा जगह में वहाँ पे वो देखने को मिली है। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बातें हैं। बाकी हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं इनके। सबसे पहले क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इन द मंगर फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वहां पे अगर देखा जाए तो मेरे भाई जो मंगर फॉरेस्ट आपके थे वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो वहां पे हुई वो बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन किसके अलावा, मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जो वहां पे नहीं मिली। यानी इसमें से 3 चीजें तो वहां पे मिली थी, बट एक चीज थी जो वहां पे नहीं मिली। वो आपको बतानी है कि वो कौन सी चीज थी। तो चलिए भाई बताइए जरा कि वो कौन सी चीज थी जो वहां पे नहीं मिली। वो चीज आपको बतानी है जो वहां पे नहीं मिली। ठीक है भाई, जो वहां पे नहीं मिली वो आपको बतानी है। तो कौन सी चीज थी जो वहां पे नहीं मिली थी भाई? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई वहां पे केव पेंटिंग्स मिली थी, सेरेमोनियल साइट्स मिली थी, रॉक आर्ट्स मिली थी, केवल टूल्स नहीं मिले थे वहां पे। जो आपका ये मंगर फॉरेस्ट जो था वहां पे आपको टूल्स नहीं मिले थे। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। तो ये 3 चीजें तो मिली थी लेकिन इसके अलावा टूल्स नहीं मिले थे वहां पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड इन मंगर फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा आर विच कलर। तो जो मोस्टली पेंटिंग्स थी हरियाणा में जो आपको मिली थी मंगर फॉरेस्ट के अंदर, वो किस कलर में थी ये आपको बताना है। तो भाई मोस्टली पेंटिंग्स जो थी वो ऑक्रे कलर में थी, ऑक्रे कलर में, जो कि स्टोन एज को दिखाती है ना यार। तो ये ऑर्के कलर की थी मेरे भाई, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ पेंटिंग आपकी व्हाइट कलर में भी थी, ये बात भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे द केव पेंटिंग्स फाउंड इन अरावली हिल्स आर साइनिफिकेंट मेनली बिकॉज। तो भाई वो एक तरीके से उनका क्या महत्वपूर्ण है, जो केव पेंटिंग्स अरावली हिल्स में मिली थी उनको क्यों महत्वपूर्णता इतनी दी जा रही है, ऐसा क्या चीज है? तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या वो मेरे भाई प्री हिस्टोरिक केव फाउंडिंग्स हैं, उसके क्या ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो चीज आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें भाई एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो अरावली में जो ये चीजें मिली थी, केव पेंटिंग्स जो अरावली में मिली थी, उन्होंने उस चीज को वर्णन किया है एवोल्यूशन को, यानी जो एक तरीके से क्रांति होते हैं, एवोल्यूशन जो होता है कि कैसे करके क्या चीजें हुई वहां पे लोअर टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, क्या से क्या कैसे करके हुआ,
उस चीज को उन केव पेंटिंग्स में दिखाया गया है जो आपकी अरावली में मिली थी। तो ये इसी वजह से मेरे भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। तो आपका बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई यहां पे देखो, कह रहा है मंगर आर्ट इज 20,000 to 40 ईयर्स ओल्ड, कि भाई वो 20,000 से 40,000 साल पुरानी थी। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, इतनी तो वो थी, ठीक है, इतनी तो वो थी पुरानी। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पे, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो पहली वाली बात बिल्कुल थी पैसेज के अंदर। द पेंटिंग्स कंप्राइज इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगरेंस, एनिमल्स, फॉइलेज एंड जियोमेट्रिक ड्राइंग्स, भाई ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी पैसेज के अंदर। ऐसी अगर हम बात करें, द केव मैन क्रश द लोकली अवेलेबल स्टोन फॉर प्रिपेयरिंग द कलर फॉर पेंटिंग, बिल्कुल ठीक बात है, यानी जो भी उन्हें पत्थर वगैरह मिलते थे उन्हीं को वो क्या करते थे, पीस के उनका कलर बनाया करते थे। लाइक जैसे आज के टाइम पे ईट होती है ना, ईट अगर आप इसको पीस दोगे तो रेड कलर एकदम बिल्कुल मतलब गेरुआ कलर आपके सामने बन के आ जाएगा, रेड रेड वाला, जैसे ये अभी चल रहा है इस पे। तो ये तीनों बातें तो थी उसके अंदर, लेकिन ये वाली बात इन्होंने गलत कर दी। ये कह रहे हैं द पेंटिंग इन रेड बिलोंग टू अर्ली कंटेम्प्रेरी इरा। तो भाई अर्ली कंटेम्प्रेरी इरा से रेड जो थी वो वाली नहीं थी, व्हाइट वाली जो पेंटिंग थी वो वाली बिलोंग करती थी अर्ली कंटेम्प्रेरी इरा से। तो यस यही गड़बड़ है, बाकी सारी चीजें ठीक दे रखी हैं, यही वाला फॉलोइंग नहीं करता। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर आपको एक और मेरे भाई नया पैसेज आपके सामने शुरू हो चुका है, तो पढ़िए जरा इसको। करेक्ट, टोटल एरिया सोन अंडर रबी क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड बाय 3.25% फ्रॉम 697, यानी 697.98 लाख हेक्टेयर इन 2021 to 22 to 722.68 lakh hectare in 2022 to 2023। फिर कह रहा है दिस इज 22.71 lakh hectares more this year compared to corresponding period of 2021 to 2022, comparing with normal zone area average of the last 5 years, the increase is to the tune of 13.71% from 633.80 to 720.68 lakh hectares. The increase in area is across all crops, highest being in rice. Out of 22.71 lakh hectares increase in all rabi crops, increase in rice areas. Rice area is 11.20 lakh hectares from 35.05 lakh hectares in 2021 to 2022 to 46.2.5 lakh hectares in 2022 to 2023. However, this is lower than normal sown area of 47.71 lakh hectares. Maximum increase in area under rice is in state of Telangana and West Bengal. आगे देखो फिर कह रहा है अंडर area under oil seeds increased by 7.31% from 102.36 lakh hectare during 2021 to 22 to 109.84 lakh hectare this year. The increase in our under oil seeds at the rate of 7.31% is more than double the rate of increase of 3.25% in all crops together. Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh accounted for major expansion in area of oil seeds. Rapeseed mustard contributed maximum in increasing oil seeds area during this Rabi season. Mustard area is increased by 6.77 lakh hectares from 91.25 lakh hectare in 2021 to 22 to 98.02 lakh hectares in 2022 to 2023. फिर आगे देखिए कह रहा है 10 आउट ऑफ 7.49 लाख हेक्टेयर्स इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑयल सीड्स रैपसीड मस्टर्ड अलोंग अकाउंटेड फॉर 6.44 लाख हेक्टेयर्स। आगे देखिए फिर अगर हम बात करें, आगे देखिए कह रहा है पल्स प्रोडक्शन इज बीइंग फोकस्ड टू मेक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन दीज कमोडिटीज
area under pulse increased by 0.56 lakh hectares from 167.31 to 167.86 lakh hectares. Mung, wheat and lentil accounted for increase in area under pulses. Pulse मतलब दारों की बात कर रहा है यहाँ पे ये. फिर कह रहा है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड दिस the year 2023 as the International Year of Millets, and India is at the forefront in celebrating the event in a big way. In order to create awareness about the benefits of millets as superfood and to meet its growing demand around the world, the government is promoting millet production through the NFSM, yani Nutri Cereals Components of National Food Security Mission Program in 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 40 स्टेट्स, यानी 14 स्टेट्स में 212 जिलों की बात हो रही है. फिर कह रहा है कोर्स कम न्यूट्री cereals saw an increase of 2.08 lakh hectares in area under cultivation from 51.42 lakh hectares in 2021 to 22 to 53.49 lakh hectares in 2022 to 2023. अब देखो भाई, देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इस पैसेज के अंदर का जो डेटा है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, किसी को याद नहीं हो सकता. तो भाई इस पैसेज को करने में 100% बच्चों को ज्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें इसके अंदर, डेटा इसके अंदर इतना था कि बच्चा याद रख ही नहीं सकता भाई. तो इसको आपको देखना पड़ेगा. बट लेकिन एक बार जो बच्चा इसको अच्छे से पढ़ेगा उसको ये जरूर पता चल जाएगा, याद नहीं रख सकता भले ही वो, लेकिन उसको ये पता चल जाएगा कि किस जगह पे कहां किस चीज का डेटा दे रखा था, वहां से वो आसानी से आंसर निकाल लेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कह रहा है विच स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन सोन एरिया द क्रॉप ऑफ राइस. तो राइस सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिला ये आपको बताना है. तो राइस सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला भाई, ये आपको बताना है. राइस सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला ये बताइएगा. तो अगर आप नोटिस करेंगे राइस जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है, हमें राइस जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई वो सबसे ज्यादा जो राइस आपको देखने को मिला है वो किस चीज में देखने को मिला है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. राइस जो है सबसे ज्यादा किस स्टेट में सबसे ज्यादा राइस देखने को मिला है आपको. तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरे भाई तेलंगाना जो है आपका, वहां पे सबसे ज्यादा राइस हुआ है. अगर आप नोटिस करेंगे तो पैसेज में आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आप शुरू में ही देखिएगा, शुरू में ही यहाँ पे देखो ये तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखो ये राइस के बारे में बात है, मैक्सिमम इंक्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. कह रहा है द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, यानी इस पैसेज की मेन थीम क्या थी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. भाई पल्सेस की तो बात आधे ही पैसेज में हुई है, तो पूरे की हम कैसे कह सकते हैं. आगे देखो कह रहा है इंक्रीज द एरिया ऑफ ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड. तो केवल मस्टर्ड की बात हुई है क्या, बिल्कुल भी नहीं. कह रहा है एरिया अंडर रबी क्रॉप्स इन लास्ट 5 ईयर, क्या इसकी बात हुई है क्या. तो अगर हम देखें भाई लास्ट ईयर इसकी तो बात नहीं हुई है, लास्ट 5 ईयर यानी पिछले 5 सालों की बात हुई है क्या. तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, पिछले 5 सालों की बात नहीं हुई है. इसके अंदर अगर हम मजेदार तरीके से बात करें तो इसमें जो बात हुई है ना वो लास्ट 5 साल की नहीं हुई है. इसके अंदर जो बात हुई है वो आपकी किस चीज की हुई है मेरे भाई, जो आपका एक तरीके से 2022-23, आप देखो ना 2022-23 का डेटा ही इसके अंदर मारा मारा फिरा है. देखो आप कहीं पे भी देखो 2022-23, 21-22, 22-23, 21-22, 22-23, यही डेटा बार बार चला है. यानी कि अगर हम बात करें तो जनरली अगर आप देखोगे, देखो 21-22, 22-23, तो ये चीजें चली हैं. 23, तो ये चीजें लौट फेर के चली हैं. तो यानी कि अगर हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो वैसे खत्म हो गया. स्पेशली ऑयल सीड की भी बात नहीं हुई, स्पेशली पल्सेस की भी बात नहीं हुई. रबी क्रॉप्स के बारे में बात हुई थी कि रबी क्रॉप्स में कैसे इंक्रीज हुआ है 2022 और 23 में. तो यहाँ पे यही इसके लिए मेरे भाई मेन थीम का काम करेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाओ. अब यहाँ पे करना है आपको, मैच करना है, मैच करना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा. देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो मिलेट्स हैं यहाँ पे, ये भी मेरे भाई एक प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल होती है ये भी. पल्सेस दालें होती हैं, मस्टर्ड आपके एक तरीके से जो बीज वाली फसलें होती हैं उनकी बात कर रहा है. तो अगर हम बात करें, ये अपने आप में दे रखी है और आपको बताना है कि 2022-23 में कौन सी फसल कितनी हुई थी. तो भाई अगर आप इसको देखोगे ना
तो आपको सीधे पता चल जाएगा। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हो तो ऑप्शन से जा सकते हो, बाकी डेटा आपको पीछे इन सभी का दे रखा है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो मस्टर्ड का डेटा आपको दे रखा होगा, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो पल्सेस का डेटा यहाँ पे दे रखा है, दालों का डेटा दे रखा है यहाँ पे, ये देखो इतने से इतना इंक्रीज हो गया था, 167 से इतना हो गया था। तो अगर हम बात करें दालों का डेटा आपको सीधे सीधे मिल गया, 167 वाला जो डेटा है वो दालों का है, पल्सेस का है। तो आपका यानी कि आंसर, यानी जो बी है इसका आंसर थर्ड वाला होगा, बी का आंसर थर्ड वाला होगा। दो ऑप्शन में बी का आंसर थर्ड वाला है, बाकी दो में नहीं है तो हटा दो इनको। अब आप देखो यहाँ पे जो एक तरीके से मस्टर्ड है आपकी, ये कितने हो गए थे, तो चलो मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। दालों की बात इसके अंदर हो गई। अब अगर हम बात करें मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। देखो ऑयल सीड्स में अगर हम बात करें तो देखो मस्टर्ड की अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इतना हो गया था, ये देखो इतना, तो 98 के पास के एरिया का है आपका ये। तो अगर आप देखोगे तो 98 के पास का एरिया कहाँ है ये, यानी आंसर जो आपका ये सी वाला है इसका बी होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी वाले का वन वाला डेटा है आपका, क्योंकि मस्टर्ड में इतना ही इंक्रीज हुआ है मेरे भाई। तो बस हमने ये डेटा में से जाके निकाल लिया इसका आंसर, मैचिंग करोगे तो आपके यही आएंगे। ए वाला जो होगा ये आपका सेकंड वाले से मैच करेगा, सी वाला जो होगा ये फर्स्ट वाले से मैच करेगा, और पल्स वाला जो होगा ये थर्ड वाले से मैच करेगा। ठीक है भाई, तो इसको ना आपको डेटा में से ही निकालना पड़ेगा, और डेटा आपको भाई देखना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैसेज में किस डेटे का कौन सा डेटा कहाँ पे दे रखा है। बाकी याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा याद रख ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी पढ़ते हो तो वैसे ही, तो फिर वो डेटा याद रखना मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज्यादा डेटा हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा था, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर डेटा ज्यादा दे रखा है तो आप उसको याद मत रखिए, आप कोशिश कीजिए उस जगह को याद रखिए जहां वो डेटा दिया गया है, ताकि आसानी से जब आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो तब तुरंत आप उसी जगह पे जाएं जहां पे वो डेटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली फोकस ऑन दिस ईयर। मतलब स्पेस जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, उसने सबसे ज्यादा फोकस किस फसल पे किया है भाई, ये बताइएगा। तो आप कहेंगे भैया जी जो सरकार है उसने सबसे ज्यादा फोकस इस ईयर में किस पे किया था, मिलेट्स पे किया था, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा फोकस उनका मिलेट्स पे था। चलिए बाकी अब हम लोग नेक्स्ट, यानी जो पैसेज नंबर तीसरा है हमारा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, ठीक है, वॉज एन ओल्ड वुमेन, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। फिर कह रहा है पीपल सेड दैट सी वंस हैड बीन यंग एंड प्रिटी and had had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. फिर कह रहा है he wore big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots of grandchildren, as my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like that fables of the prophets she used to tell us. प्रॉफिट का मतलब होता है एक तरीके से जो पादरी वगैरह होते हैं ना आपके चर्च वगैरह में, उनके लिए होता है ये वर्ड आपका, संत वगैरह के सेंस में। तो सबसे पहले अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कहानी मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये क्लास 12th में एक चैप्टर है पोर्ट्रेट नाम से, शायद पोर्ट्रेट करके ही कोई चैप्टर है, उसकी कहानी है, और एसएससी ने वहीं से कहानी उठा के लाके आपको चिपका दी पैसेज बना के कि भाई करो इसका आंसर। और ये ग्रैंड मदर से रिलेटेड कहानी है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे ये एक तरीके से स्टोरी है आपकी क्लास 12th की बुक में, आप देखना क्लास 12th में एक स्टोरी है ये इसी नाम से, आप उसको देखना, उसमें मिलेगी आपको देखने को ये। तो वही चीज आपको यहाँ पे दे दी। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छे से पूरी कहानी याद आ गई कि ये कहानी क्या थी। तो बस अब आपको इसके आंसर करने, आपने इसको पढ़ लिया। चलो ये तो सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैसेज से आपको क्या इन्फ्रेंस मिल रहा है, मतलब इस पैसेज में मेनली किस चीज की बात की गई है, क्या इन्फ्रेंसेस आपको मिल रहा है वो आपको बताना है। तो अगर मैं इन्फ्रेंस की बात करूं
तो यहां पर अगर हम बात करें द ऑर्थर लुक अपॉन द एंड वुमेन लाइक एवरी ग्रैंड मदर, क्या ये बात है यहाँ पे? पीपल सेड दैट ग्रैंड मदर वॉज वेरी प्रिटी, तो ये पूरा इन्फ्लुएंसेस तो इससे नहीं मिल रहा भाई, तो ये बात भी नहीं होगी। लव टू टॉक हर चाइल्डहुड, यानी ग्रैंड मदर को अपने बचपन की बातें करना पसंद था, ये वाली बात थी था। या ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, क्या इस चीज से बात यहाँ पे बनेगी पूरी? तो कौन सी चीज है जिससे पूरी बात बनेगी, ये आपको बताना है भाई। कौन सी चीज है जिससे पूरी बात बनेगी, ये बताइए। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरे भाई आपको सीधे यहाँ पे पता चलेगा कि जो एक तरीके से वो बात करना चाह रही थी वो किस चीज पे थी। वेस्ट पूरी तरीके से जो ऑर्थर था वो पूरी तरीके से, अगर आप देखोगे जो यहाँ से इन्फ्लुएंसेस हमें पता चल रहा है कि वो किस चीज की तरह बात करना चाह रहा था, तो वो ये बताना चाह रहा था कि भाई जो मेरी मेरी ग्रैंड मदर है, यानी जो मेरी दादी जी हैं, वो बिल्कुल उन सब की जैसी दादी माँ होती है वैसी ही मेरी है। वो ये बताना चाह रहा है पूरे के पूरे पैसेज के अंदर। भाई सभी के दादी माँ के हस्बैंड थे, होते थे, सभी के हुए थे, तो उसके भी थे, तो वो उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो तो बीच बीच की जगह की बातें हैं कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया कि वो कौन सा गेम खेला करती थी, क्या चीजें किया करती थी, उनके हस्बैंड थे, तो वो तो बीच की बातें हैं ना। पूरा एक ऐसा पॉइंट जो कि पूरा इन्फ्लुएंस उससे मिले कि इस चीज के ही बारे में बात हुई है इस पैसेज के अंदर, वो केवल केवल डी वाले ऑप्शन के अंदर है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां एंटोनियम आपको बताना है रिवोल्टिंग वर्ड का। देखो रिवोल्ट करने का मतलब होता है जब आप विद्रोह करते हैं किसी के खिलाफ, तो वो रिवोल्टिंग हो जाता है। अब भाई अगर इसका एंटोनियम बताना है तो भाई ये तो निगेटिव किस्म का वर्ड है, एंटोनियम पॉजिटिव किस्म का वर्ड होगा। अब देखो रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, सिनोनियम है, आंसर नहीं बनेगा। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद कोई चीज, यानी जो आपको खुशी ना दे, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर होगा पीस। पीस का मतलब होता है शांति। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। भाई आप समझो, कोई व्यक्ति विद्रोह कब करेगा? जब उसे लगेगा कि यार शांति नहीं मिल रही इन चीजों से, तो वो शांति भंग करेगा ना। जब विद्रोह होता है तो आप देखते होंगे, जब भी आप देखना, आप कोई सा भी विद्रोह उठा के देखो, चाहे 1857 का देखो, चाहे मेरे भाई रूसी क्रांति देखो, आप चाहे जो आंदोलन वगैरह हुए, मूवमेंट वगैरह, आप उनको उठा के देखो, जब भी आपके ये विद्रोह चल रहे थे तो उस समय पे अशांति फैल गई थी पूरी तरीके से। तो इसका एंटोनियम शांति से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने, यहां पे आपको इसका टाइटल देना है। देखो भाई फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, यहां पे मैंने कहा था ना चैप्टर का नाम जिस बच्चे ने क्लास 12th को पढ़ा होगा वो आराम से बता देगा, क्योंकि उसमें ही था ये चैप्टर, द ग्रैंड मदर यानी माई ग्रैंड मदर। तो किस ऑप्शन के अंदर है आपका? ये बड़ा ग्रैंड मदर के बारे में बात है इसके अंदर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जरा इसका भी आंसर बता दो भाई। लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बता दो क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन ऑफिस, या सॉरी गिवन ऑप्शंस, यानी दिए गए ऑप्शन में से आपको एप्रोप्रिएट फैक्ट बताना है। तो कह रहा है द ऑर्थर वाज 20 व्हेन ग्रैंड मदर डाइड। भाई ऑर्थर 20 का था जब उसकी दादी माँ मर गई थी। भाई कैसी बात कर रहे हो, दादी माँ के बारे में तो वो तो जिंदा ही थी पूरे पैसेज के अंदर, अपने बचपन के बारे में बातें कर रही थी उससे, तो मरने की तो बात ही नहीं हुई है, तो फैक्ट ये तो दिया ही नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्रैंडमा वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, भाई मतलब दादी माँ 20 साल की थी, अबे ये तो फैक्ट ही नहीं है इसके अंदर। आगे देखो, कह रहे द ऑथर वॉज 20 व्हेन ही रोट द स्टोरी, जब ऑर्थर 20 साल का था जब उसने स्टोरी लिखी। द ऑर्थर एंड लिव्ड फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 सालों से साथ रह रहे थे। तो भाई अगर हम बात करें जब उसने ये स्टोरी लिखी तब 20 साल का था क्या? कौन सी वाली बात यहाँ पे सही होगी, आप ये बताइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें जो एक तरीके से यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मेरे भाई जो ये डाइड वाला है यही वाला राइट आंसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो उन चीजों को याद कर रहा था, जो इस स्टोरी को याद कर रहा था, तो वो तभी याद कर रहा था जब उसकी दादी माँ की डेथ हो गई थी मेरे भाई। तो वो उस समय 20 साल का था, यानी इसका जो राइट एप्रोप्रिएट जो फैक्ट इसके अंदर दे रखा है वो ये ए वाला दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, ए वाला फैक्ट यहाँ पे दे रखा है, बाकी फैक्ट यहाँ पे सही नहीं है, केवल ए वाला फैक्ट सही है।
ठीक है, बाकी सारे फैक्ट यहाँ पे जो हैं यहाँ पे वो सही फैक्ट नहीं है। तो ये आपका 45 क्वेश्चन का एक और PYQ सेट CGL मेंस का कंप्लीट होता है। बाकी मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज के साथ में। फिलहाल अभी जल्दी में तो कोई सीरीज नहीं आने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लूंगा। तो आप ये मान के चलिए जब भी क्लास आपकी नेक्स्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में मिलते रहेंगे, आप उनको आराम से करते रहिएगा। बाकी हम लोग जल्द मिलेंगे, ठीक है ना। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने 2025 के लिए कंप्लीट बैच अपना पढ़ा दिया है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको आगे जाके कराऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई। आपको PQRS कैसे करने होते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या अप्रोच होते हैं, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, सारी बातें मैं उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको कराऊंगा चीजें। तो वो जल्द ही देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए मुझे ब्रेक लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।